सभी के हृदय में विद्यमान भगवान वासुदेव को प्रणाम। तो बहुत प्रचंड गर्मी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसी गर्मी मुझे लग रही है वैसी आपको भी लग रही हो, और इस उम्मीद के साथ कि इस गर्मी में बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, मैं अपना आगे का वीडियो शुरू करता हूँ। अब तक हमने डिस्कस किया चार्ज क्या होते हैं, चार्ज की वजह से करंट कैसे आता है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं चार्ज की, क्वांटाइजेशन वगैरह। उसके बाद कूलम्स लॉ भी डिस्कस किए हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जिसमें बच्चों को दिक्कत था, मुझे मैसेज आया था कि सर वेक्टर फॉर्म वाला बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी बताया हमने, और भगवान की दया से रिस्पांस भी सही आया, बच्चों को समझ में आ गया। तो वो हो गया। उसके बाद हमारा सुपरपोजिशन, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस सब हो चुका है, तमाम तामझाम। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो नया टॉपिक शुरू करने से पहले एकदम जनरल सा कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। टॉपिक से रिलेटेड ही डिस्कशन करेंगे हम लोग, सत्यनारायण की कथा नहीं कहेंगे, आप लोग एकदम टेंशन नहीं। तो डिस्कशन ये है कि कूलम्स लॉ में हमने देखा कि कूलम्स लॉ किन्हीं दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है। कूलम्स लॉ में हमने ये देखा था कि कूलम्स लॉ में किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहा है, F = Q1 Q2 अपॉन R²। किन्हीं दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब इसके आगे अगर हम लोग चला जाए, या लोग अगर चले, साइंटिस्ट लोग बहुत वो होता है ना जानने का आतुरता, जैसे तुम लोग पहला वीडियो देखे अच्छा लगा तो दूसरा वीडियो देखोगे, दूसरा वीडियो देखे अच्छा लगा तीसरा वीडियो देखोगे, लेकिन ना तो लाइक करोगे ना तो सब्सक्राइब करोगे, गधा हो। ये सब बिना बोले कर देना चाहिए। फिलहाल आगे चलते हैं। तो अगर हम लोग गौर से देखें तो F = K Q1 Q2 अपॉन R², ये हो गया F K Q1 Q2 अपॉन R², कूलम्स लॉ से। अब जब इसको आगे बढ़ाया गया, इसकी आगे स्टडी की गई, तो जो उस समय के बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने क्या किया कि ये जो दो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड में काफी अंतर कर दिया। यहाँ पे जो दो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड में लगभग सेम मैग्नीट्यूड का था, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन अब जो मैग्नीट्यूड वो लेते हैं वो काफी अंतर का लेते हैं। यानी एक अगर हम मान रहे हैं चार्ज Q, कैपिटल Q, तो दूसरा चार्ज हम लोग मान रहे हैं स्मॉल q अपॉन R²। अच्छा, एक बात गौर करना है, यहाँ पे समझना भी, देखो समझना एकदम ध्यान से बेसिक से, कि इस बड़े वाले चार्जेस को उन्होंने बोल दिया सोर्स चार्ज, और इसको बोल दिया टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में अंतर समझना। अंतर क्या है? सोर्स का बेसिक हिंदी, अगर हम लोग थोड़ा बहुत तो इंग्लिश हिंदी जानते हैं, तो बेसिकली अगर हम कभी बोलते हैं सोर्स, तो सोर्स से हमारे दिमाग में जो इमेजिनेशन होता है वो एब्डुएंट अमाउंट में, कोई चीज अगर एब्डुएंट अमाउंट में अवेलेबल है, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, तो उसी जगह को हम सोर्स बोलते हैं। जैसे एक बाल्टी पानी को हम सोर्स नहीं बोलेंगे, एक बाल्टी पानी को हम लोग पानी का सोर्स कभी नहीं कहेंगे। अगर हमको पानी का सोर्स कहना भी होगा तो या तो नदी को कहेंगे या तो समंदर को कहेंगे, क्योंकि उसमें एब्डुएंट अमाउंट ऑफ वाटर निकलता है। तो यहाँ पे सोर्स चार्ज है, इसका मतलब कि इसमें एब्डुएंट अमाउंट ऑफ क्या है? मैग्नीट्यूड। चार्ज का मैग्नीट्यूड इसका मतलब काफी बड़ा है एब्डुएंट अमाउंट में। और टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज हम लोग लेते ही इसलिए हैं ताकि हम अपना एक्सपेरिमेंट कर सकें, जो चीज हमको जाननी है वो कर सकें, और इसके मैग्नीट्यूड से, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े सोर्स चार्ज पे, ताकि हमको ठीक अपना एक्सपेरिमेंट पता चल सके। तो यहां तक हमने बात जानी। अब हुआ क्या? इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड अधिकतर यूनिटी रखा जाता है। यूनिटी यानी सिंगल चार्ज का, जैसे फॉर एग्जांपल 1 कूलम। इस बात को भी ध्यान रखना आप लोग
कि अधिकतर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या रखा जाता है, 1 कूलम रखा जाता है, यानी यूनिटी रखा जाता है, यानी यूनिट मैग्नीट्यूड का रखा जाता है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको बहुत मजे से समझ में आएगा, एकदम धांसू। देखो फिजिक्स जब तक इमेजिन ना हो जाए तब तक देखो मजा नहीं है फिजिक्स पढ़ने का। बाकी तो डिफिनेशन तो तुम लोग कहियों से देख करके रट लोगे, पढ़ लोगे, लेकिन अगर फिजिक्स से डरे तो भी मरे, फिजिक्स को रटे तब तो अपने साथ कहीं की जिंदगी बर्बाद करोगे। इसलिए रटना नहीं है, इमेजिन करना है, डरना तो बिल्कुल नहीं है। तो जहां तक हमारा डिस्कशन पहुंचा वो ये था कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ध्यान देना, ये टेस्ट चार्ज है, सॉरी ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। मैंने अब जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिख रहा हूं। अब अगर हम ध्यान से सुनना, अब अगर हम Q को यूनिटी माने, Q का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम का है, यूनिटी, तो अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड रखेंगे भैया लोग, तो होगा क्या, F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू, मैग्नीट्यूड रख रहा हूं ना, 1/r स्क्वायर। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम नॉर्मल चला है, एकदम नॉर्मल चला है। तो Q इनटू R स्क्वायर। अब देखो होगा क्या, अब इमेजिन करना बेटा, यहीं से कॉन्सेप्ट इमेजिन करना, बहुत अच्छे से इमेजिन करना कि इसका चार्ज हो गया यूनिट 1 और Q इनटू 1 Q ही होगा, यानी बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब Q और R में देखना, पहले क्या था, पहले अगर हम ये Q, अगर हम कूलम्स लॉ में ऐसे लेते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मैं इसको अलग से बता देता हूं आप लोगों को इधर। अगर हम कूलम्स लॉ ऐसे लिखते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर क्या है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ये R स्क्वायर क्या है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अब अगर हम इसको हटा देते हैं या यूनिटी मान लें, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 इंटू 1 अपॉन R स्क्वायर। तो अब R स्क्वायर क्या है, अब भी इन्हीं दोनों के बीच की डिस्टेंस है, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड की वजह से कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है इस Q पे। तो यानी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये जो R डिस्टेंस है ये Q की डिस्टेंस होगी, यानी ये जो R डिस्टेंस है ये Q की डिस्टेंस होगी, सोर्स चार्ज की डिस्टेंस होगी, जहां तक सोर्स चार्ज का फोर्स महसूस होगा। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये तो यूनिटी है, तो यानी ये R तक ही फोर्स महसूस होगा। किसका फोर्स, Q का फोर्स, Q का फोर्स R डिस्टेंस तक महसूस होगा। तो अब Q मान लेता हूं मैं, ये Q है और ये R डिस्टेंस है, तो ये इस Q का फोर्स R डिस्टेंस तक महसूस होगा, तो चारों तरफ महसूस होगा, ये R डिस्टेंस का फोर्स चारों तरफ महसूस होगा। तो ये देखो एक फील्ड नहीं बन रहा है R डिस्टेंस पे, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है उससे कंफ्यूज मत होना, ये Q है, ये हर जगह R डिस्टेंस पे इसका फोर्स महसूस होगा, ऐसे देखो ये R डिस्टेंस पे फोर्स महसूस होगा इसका। तो जब R डिस्टेंस पे इसका फोर्स महसूस होगा Q का, सोर्स चार्ज का, तो देखो एक फील्ड नहीं बना लिया, ये फील्ड बना लिया, नहीं बना लिया भाई, फील्ड बना लिया। तो इसी फील्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी फील्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हम लोग अभी तक पढ़ क्या रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है ये हम लोग अभी तक इमेजिन कर रहे थे। तो इसी फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, अब देखो ये F था यानी फोर्स, फोर्स किसका था, Q यानी सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच लगने वाले, सॉरी हाँ Q चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का, लेकिन Q चार्ज जो है वो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज बहुत ज्यादा है और टेस्ट चार्ज बहुत कम है। तो होगा क्या, ये ऐसे समझ लो कि ये कैपिटल Q है तुम्हारा, ये तुम्हारा कैपिटल Q है सोर्स चार्ज, और यहां पे रखे हैं हम लोग स्मॉल q। अब अगर हम इस Q को बाहर ले जाते हैं, इस Q को और दूर ले जाते हैं, तो इस Q पे कोई फोर्स महसूस नहीं होगा। अब अगर हम इस Q को बाउंड्री तक ले आते हैं तो इन दोनों के बीच ये फोर्स लगना शुरू हो जाएगा।
अगर हम इस क्यू को इसके बाउंड्री तक ले आते हैं, यानी क्यू के आर डिस्टेंस तक ले आते हैं, ये सोर्स चार्ज के आर डिस्टेंस तक ले आते हैं, तब जाके इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स महसूस होगा। लेकिन अगर आर डिस्टेंस से दूर ले आते हैं तो इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स महसूस नहीं होगा। ये सिंपल तरीका था इलेक्ट्रिक फील्ड जानने का, और जितने भी उस समय के बुद्धिजीवी लोग थे वो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जाने थे कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है या इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक वेरी करता है। तो अब यही एफ, जब हम टेस्ट चार्ज को यूनिटी मान लिए या बहुत छोटा मान लिए इन कंपेयर टू सोर्स चार्ज, तो यही एफ कन्वर्ट हो जाता है ई में। एकदम ध्यान रखना। तो ई इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत आसान है, बहुत बहुत। अब एक चीज और देखना है इधर से, अब यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा तो मेरे से पूछ लेना कमेंट में, फिर से मैं समझा दूंगा। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब ये दोनों फॉर्मूला हमको पता चल गया कि यहाँ पे हमने ये रखा भैया यूनिट चार्ज का रखा, मैग्नीट्यूड जो है यह बहुत छोटा रखा, तो हमारा जो ई है एफ जो है वो ई में कन्वर्ट हो गया। एफ ई इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आर डिस्टेंस तक वेरी करता है। अब अगर हम एक छोटा सा केस देखें, मतलब केस क्या ऐसे ही देख लेते हैं कि हम लोगों को पता है कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, बड़ा लिख देता हूँ नहीं दिखेगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये नॉर्मली कूलम्ब्स लॉ है। और अभी अभी हमने निकाला है, अभी अभी हमने निकाला है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू जो है वो E के बराबर है। तो हम लोग रख देंगे, जब हम लोग रख देंगे तो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू आ गया, इसकी वैल्यू E के बराबर है तो E इंटू Q, या F इक्वल टू बोलने में अच्छा लगता है Q। ये एक और नया फॉर्मूला आया फोर्स का, F इक्वल टू Q। एकदम ध्यान से सुनना, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इक्वल टू F अपॉन Q, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये F अपॉन Q रेशियो जो है इज डिपेंडेंट इस बात को हमेशा ध्यान रखना भैया कि F/Q जो रेशियो है वो Q पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। Q पे डिपेंडेंट क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कूलम्ब्स लॉ में देखा था कि F इक्वल टू Q Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका जाहिर सीधा सीधा मतलब है कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के। यहाँ पे बस ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आया है, इसको यूज करके हाँ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इमेजिनेशन में कभी ये मत लाना कि F/Q जो रेशियो है वो हमेशा डिपेंडेंट है Q पे, ऐसा बिल्कुल नहीं। फिलहाल ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग जाने क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली एक स्पेस है, एक एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम थ्योरेटिकली इसको समझना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है, एक एरिया है, एक रीजन है। एक स्पेस है, एक एरिया कह सकते हो, एक रीजन कह सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज, ठीक, अराउंड अ चार्ज
up to which a force is experienced by another test charge। यानी Q के आसपास का वह रीजन या किसी भी चार्ज के आसपास का वह रीजन जहां पे कोई भी दूसरा चार्ज आते ही फोर्स एक्सपीरियंस कर ले, उस रीजन तक को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एकदम सिंपल अगर हम समझें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भैया वह क्षेत्र है, वह एरिया है जहां तक उस चार्ज का फोर्स महसूस होता है। बस सीधा सीधा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्पेस है, वो चार्ज के आसपास का वो एरिया है जहां तक चार्ज जो है वो अपना फोर्स महसूस कराता है। बस बात खत्म, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के ही बाद तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, जरूर आया होगा, मुझे पूरा भरोसा है तुम लोग की बुद्धिमानी पे। निश्चित रूप से क्वेश्चन आया होगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्ट कैसे करता है, ये फोर्स लगाता है, चलो ठीक है, लेकिन इसके फोर्स लगाने का नेचर क्या है, ये इसका बिहेवियर क्या है, किस तरीके से ये फोर्स लगाता है। तो ये किस तरीके से फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक्सप्लेनेशन हुआ है। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए अगला कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आता है और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स महसूस कराता है वो एक पर्टिकुलर वे में कराता है, रैंडम या हैप्पैजार्ड वे में नहीं कराता है, एक पर्टिकुलर वे में कराता है। और इस पर्टिकुलर पैटर्न में कराने को या इस सिस्टम को ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लाइंस के फॉर्म में फोर्स एक्सपीरियंस कराता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है वो लाइंस के फॉर्म में बनती है, लाइंस के फॉर्म में एक्सपीरियंस कराती है फोर्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नेचर में दो तरह के चार्ज होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक हमारा हो गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज हो गया, ये हो गया हमारा पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की पहली खासियत भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की पहली खासियत है कि ये पॉजिटिव से आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है और नेगेटिव के इनवर्ड डायरेक्शन में जाती है। यानी आउटवर्ड से अगर हम इसका पॉजिटिव से अगर हम डायरेक्शन बनाएंगे हमेशा तो आउटवर्ड बाहर निकलते हुए, और अगर नेगेटिव की तरफ बनाएंगे तो हमेशा अंदर की तरफ जाते हुए। ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन हमेशा अंदर जाते हुए दिखाएंगे, पॉजिटिव है तो हमेशा बाहर निकलते हुए दिखाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। एकदम गौर से इस बात को समझिएगा आप। दूसरी, ये जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, यानी कि ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती है। याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन कंटिन्यूअस फॉर्म में बनती है, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं बनती है, यानी कि बीच में कहीं अपने आप टूटती नहीं है, एक एंड से दूसरे एंड तक चलती रहती है। मान लो सवाल ये उठ सकता है कि अगर सिर्फ पॉजिटिव हुआ या सिर्फ नेगेटिव हुआ तब कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पॉजिटिव हुआ तो उस सोर्स से वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, इनफाइनाइट मतलब ये नहीं कि चलती चली जाएगी, हमें ऐसा दिखाना है कि वो उस सोर्स से निकलते हुए कहीं चली गई, बाहर निकलते हुए। और अगर नेगेटिव का है तो सोर्स की तरफ आते हुए ऐसे तुम दिखाओगे, कहीं दूर से सोर्स की तरफ आ रही। लेकिन कभी भी ये गलती मत करना कि इसको ब्रेक कर देना अपने से। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तो हम लोगों ने ये भी समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या है, एक्चुअली वो तरीका या वो सिस्टम जिसके थ्रू या जिसकी मदद से वो एक्चुअली फोर्स लगा रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होता है या इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करा रहा होता है किसी दूसरे को। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी सबसे खास है कि ये लूप नहीं बनाएगा। मतलब कि हम लोग ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है और बहुत कॉमन कन्फ्यूजन भी होता है।
हमने 10th में मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या होता था कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे चलती है नॉर्थ से साउथ, और फिर अंदर जो है वो इस तरीके से स्ट्रेट चलने लगती है। तो बच्चों को दिमाग में आने लगता है, जब मैं ऐसा बताया तो बच्चों के दिमाग में अरे ये तो मैग्नेट वाला मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। मिलता ही जुलता समझना, एकदम सेम मत समझना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे खास बात है, इसको हमेशा ध्यान देना कि इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट में अगर ये चार्ज है, मान लेता हूं मैं ये चार्ज है, तो ये हमेशा कंप्लीट सर्कल तो बनाएगा, मतलब ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो इसमें क्या करेगा ये कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव तक तो जाएगा, लेकिन अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं होगी। इस बात को याद रखना कि ये स्पेस जो होगा वो वैकेंट होगा। सिर्फ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की सेंस में बात कर रहा हूँ कि ये जो स्पेस होगा वो वैकेंट होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा मत बना देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन यहाँ गई, इसके अंदर से ऐसे घूम करके ऐसे आ गई है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एक्सपीरियंस नहीं होगा। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आगे गॉस लॉ पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे, तो इन बातों का ध्यान रखना। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की कंप्लीट थ्योरी है। तो मैं आपको एक बार आप लोग अपने से एक बार इसको अच्छे से देख लेना, हालांकि यही मैक्सिमम है और इसी से 1-2 नंबर का सवाल, 1-8 नंबर का कभी कभी पूछ लिया जाता है। और जो सबसे खास बात जहाँ से जनरली 1 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं वो ये है, इसी को ध्यान से सुनना। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमसे फर्दर आप पूछते रहिएगा, मैं बताते रहूँगा। कि अगर हम एरिया बढ़ाते हैं, अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन नहीं बढ़ेंगी। इस बात को याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ इसी बहाने। पहले बना देता हूँ डायग्राम। देखो, मान लो ये कोई चार्ज का ओरिजिन है और ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रेड वाला लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं मान ले रहा हूँ। तो याद रखना, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वो प्रॉपर्टी जान लो जिसकी वजह से मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होती है उनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन अगर मैं मान लेता हूँ 3 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है, तो उनकी बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे वो दूर चले जाएंगे। इस तरह जितनी दूर वो जाएंगे उतने ही उनकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो जितनी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जाएंगे उतने ही उनकी बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो सोचो, अगर यहाँ पे ये इसका एरिया है, यहाँ से जो है वो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही हैं। इस एरिया में 5 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही हैं। यही एरिया हम आगे बढ़ा के ये कर दिए, तो भाई अब एरिया आगे बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन की डिस्टेंस भी तो बढ़ रही है, तो कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ज़्यादा पास हो जाएगा। इसलिए एरिया बढ़ाने के साथ इस बात का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन नहीं बढ़ेगी। कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि वो बलून को अगर हम फुलाएंगे तो उससे बलून जब नॉर्मल केस में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही है और उसको हम फुलाएंगे तो उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास होगी। तो जनरली लड़के लिख के आता है कि नंबर ऑफ लाइन विल बी इंक्रीज या डिक्रीज अपने हिसाब से, अपने अपने जो भी जिसको जितनी बुद्धि है उस हिसाब से, जिसको जितनी बुद्धि है उस हिसाब से वो गलत करके आता है। सही समझना कि एरिया बढ़ाने के साथ, पर्टिकुलर केस की मैं बात कर रहा हूँ, एरिया बढ़ाने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बीच की भी डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से कोई भी अंतर नहीं आएगा नंबर ऑफ लाइंस में। नंबर ऑफ लाइंस एज इट इज रहेंगी। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट था जिससे
अधिकतर बोर्ड्स में जनरली, क्योंकि इतना आसान कॉन्सेप्ट, इतना टफ भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि तुम्हारा कंपटीशन में पूछा जाए, IITs वगैरह में पूछा जाए, नीट वगैरह में पूछा जाए, लेकिन बोर्ड में अधिकतर एक आध नंबर का कभी कभार पूछ देता है कंफ्यूज करने के। अब इसके बाद मैं सीधे आता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट, और जो भी एक दो यही जनरली कॉन्सेप्ट है, इसी का समावेश और आगे करके किया गया है। अब आते हूँ मैं सीधे कॉन्सेप्ट पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ध्यान से सुनना बेटा लोग, इसमें बहुत सारी चीजें हैं और पूछा भी जाता है, न्यूमेरिकल तो इससे बहुत आते हैं, मस्त आते हैं, तगड़े आते हैं, नाटेदार आते हैं, इसलिए इसको समझना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पहले मैं फिगर बना देता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण। तो देखो भैया, डाइपोल एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है। अब सिस्टम को हम लोग, ये सिस्टम वर्ड है ना, इसको हम लोग अपने मन से कईयों यूज कर लेते हैं। तो पहली बात ये समझ लो कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम, चाहे फिजिक्स की बात कर लूँ मैं, चाहे किसी भी अदर सब्जेक्ट की बात करूँ, लिटरेचर के अलावा, साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो भी हमारा ऑपरेशनल एरिया होता है या ऑपरेशनल कंसंट्रेशन होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे, वही हमारा सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम गर्मी के महीने में कूलर में पानी डाल रहे हैं, तो हमारे लिए वो कूलर में पानी डालना सिस्टम है या वो कूलर सिस्टम है। उसी गर्मी में, उसी समय किसी और जगह कोई चाय पी रहा होगा, तो उसके लिए वो चाय पीना सिस्टम है। तो जो भी हमारा कंसंट्रेशन, जिस समय जिस चीज़ पे हमारा कंसंट्रेशन या जो भी हमारा ऑपरेशन होता है पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेकर के, वही हमारा सिस्टम कहलाता है। तो डाइपोल एक सिस्टम है। डाइपोल सिस्टम मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ताकि आगे आने वाली कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में ना आए कि सर इसका डिस्टेंस इतना क्यों नहीं हुआ, इसका डिस्टेंस उतना क्यों नहीं हुआ, इसका डिस्टेंस इतना कम क्यों नहीं हुआ। ये सब तुम अब नहीं पूछोगे। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया कि ये सिर्फ सिस्टम है, यानी सिस्टम बना दिए, इसका मतलब कि हमको अब बाउंड होना है कि ये अब पर्टिकुलर काम ही करेगा, ये पर्टिकुलर कंडीशन में ही अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, पहले डाइपोल समझ लेते हैं। डाइपोल इज अ सिस्टम। डाइपोल इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी, नहीं माथा खराब करोगे कि सर गलत कर दिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल, इस बात पे गौर करना, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। क्या है? डाइपोल एक सिस्टम है। बहुत अच्छा सवाल, समझ में आ गया सर हम लोग को भी कि डाइपोल एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल क्या है और अपोजिट क्या है? इक्वल है इनका मैग्नीट्यूड, याद रखना, इक्वल है इनका मैग्नीट्यूड, यानी ये Q है तो ये भी Q होगा, ये 2Q है तो ये भी Q होगा, 2Q होगा, ये 3Q है तो ये भी 3Q होगा,
ये 5Q है तो ये भी 5Q होगा, यानी इक्वल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए इनका मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल, क्या इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट चार्जेस। अपोजिट क्या होना चाहिए, इनका नेचर, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो ये लाइन हम लोग को समझ में आ गई होगी कि सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 है, इनकी बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 या 2a हम लोग कहेंगे। इनकी बीच की डिस्टेंस जो होगी वो 2a होगी। कि 2a वाले सिस्टम को हम लोग डायपोल कहेंगे। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब 2a वाला सिस्टम आया तो हम डायपोल कहेंगे, नहीं आया तो डायपोल नहीं कहेंगे, सीधी सी बात है। ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, सिस्टम हमारा इजी हो जाए, समझना इजी हो जाए, इसका एप्लीकेशन इजी हो जाए, इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसा बनाया। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब अच्छा, जब ये इसकी पूरी डिस्टेंस 2 है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट से एक साइड की डिस्टेंस a होगी तो दूसरे साइड की भी डिस्टेंस a होगी, और इस मिड पॉइंट को जहां से इक्वल डिवाइड होते हैं डायपोल के डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। याद रखना, सेंटर ऑफ डायपोल, इसको हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ डायपोल। तो इसको आप लोग एक्चुअली नोट कर लीजिए, और इसके आगे का मैं प्रूविंग और वो सब बताऊंगा अगले वीडियो में। याद रखिएगा इसको कि डायपोल की चर्चा हुई है। पोल यानी कि मैं पहले ही बुलाया था पोलैरिटी, पहले लेक्चर में मैंने बताया है कि पोलैरिटी क्या होता है। पोलैरिटी एक्चुअली होता है जो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो चार्जेस को सेपरेट करे, नेचर, उनके नेचर को अलग अलग हमको बता दे कि भाई ये नेगेटिव पोल है, वो पॉजिटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है, वो नेगेटिव पोल है। तो यहाँ पे डाईपोल का यूज इसीलिए किया गया कि डाई का मतलब हो गया 2, डाई का मतलब हो गया 2, और पोल, दो पोल का यूज किया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अगले वीडियो में हम लोग प्रूविंग करेंगे। थैंक यू।